बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, 2 से 3 बड़ी ख़बरें हैं और पंजाब हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पर स्मोक के ख़ात्मे के लिए पंजाब में ग्रीन लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला किया गया। और लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर के कुछ मखसूस एरियो में इसको जो है वो लगाया जाएगा, जिसमें डेवस रोड और उसके साथ शिमला पहाड़ी के इर्द गिर्द के इलाके मौजूद हैं, एबट रोड, इसी तरह जो रेलवे स्टेशन और दीगर जो है वो क्यून मैरी रोड और इस तरह के इसके अतराफ़ के एरिए शामिल है, जहाँ पर जो है वो ग्रीन लॉकडाउन लगाया जाएगा। और इसका बाकायदा तौर पर नफाज शुरू हो चुका है और ओपन मार्केट के अंदर रात 8 बजे के बाद जो है वो बारबेक्यू वगैरह कोई नहीं कर सकेगा। ये महकमा माहौलियात ने ग्रीन लॉकडाउन लगाने का एक मरासला जारी कर दिया गया, ये भी डिस्कस करेंगे। और दूसरा, एक और पंजाब हुकूमत की जानब से इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का फ़ैसला किया है। इसके ऊपर जो है वो अगर तखमीने की बात करें तो 7 अरब से ज़ायद का इसके ऊपर तखमीना होगा और ये अथॉरिटी 6 माह के अंदर इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, जिसमें जो है वो ये इनके पास जो इख्तियारात होंगे, इसमें ये किसी भी गाड़ी की तलाशी ले सकते हैं, गिरफ्तारी डाल सकते हैं, सामान और अशिया को जब्त कर सकते हैं और गिरफ़्तार भी कर सकते हैं। ये एक मामला डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही जो है वो इसके बाद जो है वो YDA सर गंगाराम अस्पताल के इंतखाब हो चुके हैं, नई क़यादत आ चुकी है, जो इलेक्शन जीते हैं वो क्या करेंगे और इसके साथ जो है वो PTI का अगला लाहेअमल क्या होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो बात कर लेते हैं ख़ास तौर पर स्मोक के ऊपर और उसके अलावा जो है वो जो अथॉरिटी बनाई जा रही है इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, इसका क्या फ़ायदा होगा। तो मैं ज़रा अपने गेस्टों का तारुफ़ करवा दूँ। मज़र इकबाल साहब MP हैं और रहनुमा नून लीग हैं। मज़र साहब, वेलकम प्रोग्राम में आपको कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर सईद इलाही साहब, तजिया कार, फ़ोन कॉल पर हमारे साथ राब्ते में होंगे और उनसे बात करेंगे। और साथ जो है वो बिलाल मिर्ज़ा साहब, नुमाइंदा लाहौर रंग और बीट रिपोर्टर हैं, पंजाब असम्बली की बीट करते हैं, इनके साथ भी जो है बात करेंगे। सबसे पहले बिलाल मिर्ज़ा साहब की तरफ जाता हूँ। बिलाल मिर्ज़ा साहब, 2 बड़े जो फ़ैसले हैं पंजाब हुकूमत की जानब से, एक तो स्मोक के ख़ात्मे के लिए जो ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया है, इसके ऊपर आप समझते हैं कि जो अब इसका कितना फ़ायदा होगा, और जो मखसूस एरिए है शिमला पहाड़ी के इर्द गिर्द, वहाँ पर समझा जा रहा है कि ज़्यादा जो है वो स्मोक है और रात 8 बजे के बाद ख़ास तौर पर ऐसे होटल यहाँ पर बारबेक्यू का इंतज़ाम किया जाता था, जब वो अब बंद होंगे, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं पंजाब हुकूमत के इस फैसले को स्मोक के ख़ात्मे के लिए? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने मुझे कीमती वक्त दिया। सर देखिए, स्मोक जो है ये हमारे मुस्तकबिल में हमारे बच्चों की कातिल है और पंजाब असम्बली में बड़ी खुशी हुई कि ओपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे दिखाई दी और स्मोक को लेके जो है इनके अंदर लॉयल्टी दिखाई दी और बड़े संजीदा थे। स्पीकर, स्पेशली स्पीकर जो है पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर, ओपोजिशन लीडर ने बड़ा तामन किया स्पीकर के साथ, मलिक मोहम्मद अहमद खान, उन्होंने खुद कहा कि ये हमारे बच्चों की कातिल है और इसको जितनी जल्दी हो इसको कंट्रोल किया जाए और ब्यूरोक्रेसी को अहकामात जारी किए जाए। सर दूसरी जानब में अगर आपको बताऊं, असम्बली के अंदर बिल तो पास हो जाता है, अमेंडमेंट्स भी हो जाती हैं, इस पे बड़ी लॉयल्टी के साथ बहस भी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन लॉकडाउन आप देखते हैं कि जब लॉकडाउन की तरफ जाते हैं जाके, अभी तो उन्होंने 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर कहा है कि होटल्स भी बंद होंगे, ओपन 8 बजे के बाद जो ओपन बारबेक्यू होता है वो भी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन होता कि जिन्होंने इम्प्लीमेंट कराना होता है पंजाब पुलिस की अगर बात की जाए तो पंजाब पुलिस के जो है खर्चे लगे हुए हैं, बल्कि इस तरह के जब अहकामात जारी होते हैं तो पंजाब पुलिस की दिहाड़ियां लगना शुरू हो जाती हैं, होटल कभी बंद नहीं होते। नहीं होंगे, आप विजिट करें मियां साहब, खुद जाकर ग्राउंड रियलिटी जाकर चेक करें। मेरे साथ लीगी MPA भी बैठे हुए हैं, ये खुद जाकर चेक कर सकते हैं। चिंची रिक्शे भी बंद होंगे इन एरिया में सर, नहीं होंगे, शिमला पहाड़ी के इर्द गिर्द सिर्फ चिंची रिक्शे बंद हो जाएंगे, लेकिन होटल खुले होंगे, रात देर तक गए खुले होंगे। जब पुलिस वाले उनको बंद जो करवाने जाएंगे वो तो वहां पे दिहाड़ी, ये पुलिस को दिहाड़ी लगाने का एक नया तरीका मिल गया। अब उनको एक खुली जो है वो दिहाड़ी लगाने के लिए खुली एक मैदान मिल गया। अब जब पुलिस वाले जाएंगे जाके इम्प्लीमेंट करवाने के अहकामात पर अमल दरामद शुरू करवाएंगे तो उनको चंद पैसे मिलेंगे, पुलिस वाले वहां से चले जाएंगे, सब ओके की रिपोर्ट हो जाएगी। आप माजी की भी लॉकडाउन अगर आप देख सकते हैं तो कहां पे 100% जो है उस पे अमल दरामद हुआ, इसी तरह ये है। और लेकिन इस पे होना चाहिए। इस वक्त हालात ये हैं लाहौर के अंदर, आप देख सकते हैं हर दूसरा शख्स जो है वो गले की बीमारी का शिकार। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं मज़र इकबाल साहब से पूछ लेता हूँ, चूँकि हुकूमत में है ये इस वक्त। मज़र इकबाल साहब, खास तौर पर लाहौर में ये लॉकडाउन शिमला पहाड़ी के इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर जो बात सामने आई है, डेवस रोड है और इसके अलावा गुलशन सिनेमा, एबट रोड, ये सारे यहाँ पर कह रहे हैं जी कि ज़्यादा स्मोक है और इन इलाकों में जो है वो उन्होंने कहा कि जनरेटर का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। देखिए, वैसे तो पूरे लाहौर में ही जो है वो पोल्यूशन का जो इंडेक्स है वो तो पंजाब में है, फिर पूरे इवन कंटोनमेंट के एरिया में जो कि बड़ा ओपन एरिया है जहाँ पे दरख्तों की भी बहुतात है,
वहाँ भी कोई कम नहीं है। इसी तरह बाकी जो कंजस्टेड एरियाज़ हैं उन सब पे पूरे लाहौर की जो है वो इस वक्त आलूदा तरीन शहर शुमार हो रहा है दुनिया में सबसे ज़्यादा, और इस पर सबको तशवीश होनी चाहिए, हुकूमत को भी है। और ये इस साल नहीं, कई सालों से ये सिलसिला जारी है। और इस इशू को लेकर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, असम्बली में, पिछले एतवार में भी कई दफ़ा इस पर सेर हासिल जो है वो गुफ्तगू हुई, और फिर इसके जो मैयस थे और इस पर जो SOPs थे और जो पॉलिसी है वो बाकायदा हाई कोर्ट में भी जमा कराई गई, सुप्रीम कोर्ट में भी जमा कराई गई। लेकिन बात ये है कि उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन और उसकी जो है कॉन्टीन्यूस इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो, जैसे हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है कि हम कोई भी जो है लॉ को, किसी भी चीज़ को यकसानियत के साथ और हमेशा के लिए जो है वो बेसिकली तो इन सब के लिए लोगों की तरबियत ज़रूरी है। देखिए ना, आप प्रिवेंटिव एक्शंस भी लेते हैं, लेकिन जब तक आप बच्चों को स्कूलों में, ख़वातीन को घरों में, और बुज़ुर्गों को, काश्तकारों को, मज़दूरों को, सारे फैक्ट्रीज ओनर्स को, सबकी जो है वो तरबियत भी ज़रूरी है कि ये कितनी खौफनाक चीज़ है। वो तो ठीक है मदर इकबाल साहब, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह हमारे नुमाइंदे लाहौर रंग के बिलाल मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि इसमें जो है जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो पुलिस जो है ना वो उसका मामला अभी बढ़ जाते हैं। जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब भी कोई आप इन्फोर्समेंट एजेंसीज जहाँ पर इंस्पेक्टर का लफ्ज़ आ जाता है, ख्वाह वो एनवायरमेंटल इंस्पेक्टर हो, ख्वाह वो पुलिस इंस्पेक्टर हो, ख्वाह वो एक्साइज इंस्पेक्टर हो, ख्वाह वो कोई भी जो इंस्पेक्टर्स हैं, उनके इख्तियारात और उसके साथ फिर उनके जो है वो शुरू होते हैं। लेकिन ये जो लॉकडाउन है, क्योंकि ये चंद दिनों के लिए, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि जब भी इस तरह के लॉकडाउन, जैसे आपने देखा होगा कि कोविड में, कोरोना के दिनों में, डेंगू में, तो वो वाकई मौसर होते हैं। मैं ये हमेशा कहूँगा कि जब कोई उफ्ताद आती है कौम पे, और जब सबको एहसास होता है, और जब पुलिस को भी एहसास है इस वक्त, उनके भी बच्चे इसी सोसाइटी में रहते हैं, इन्हीं गली महलों में रहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जब हालात इस नहज तक पहुंच जाते हैं तो फिर सारे सीरियसली इस मैटर को लेते हैं। और हमने देखा होगा आपने कि जैसे कोरोना के दिनों में और डेंगू में बहुत मेहनत हुई, और हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो बहुत इस मामले में हमेशा जो हैं वो बहुत उस पर रखती हैं, निगाह रखती हैं। तो मेरा ख्याल है कि लॉकडाउन कामयाब होंगे, लेकिन ज़रूरत इससे कहीं बढ़कर है। मेरा ख्याल है कि जैसे बहुत अच्छी बात की चीज़ CM साहबा ने कि भाई इंडिया को भी, क्योंकि ग्लोबल ये जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं ये ग्लोबल इश्यूज़ हैं, ये एक सिटी तक महदूद नहीं, एक मुल्क तक महदूद नहीं। अब आप देखें कि ग्लोबल जो वार्मिंग है वो हो किन की लोगों की वजह से रही है, इंडस्ट्रियल नेशंस की वजह से हो रही है, चाइना की वजह से हो रही है, अमेरिका की वजह से हो रही है, जापान की वजह से हो रही है, जो इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन फैलाते हैं, जिनके जहाज़ हज़ारों की तादाद में फ़ज़ा में मुअल्लक़ रहते हैं, लेकिन उसका असर किस पे हो रहा है? पाकिस्तान इस वक्त 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन द वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान है। ये जो खत वज़ीर आला साहब से लिखा जाएगा, इसका फिर कोई मेरा ख्याल है कोई अमल दरामद भी होगा, कोई बात मानेंगे वो? तो मेरा ख्याल है कि ये जो इन्वायरमेंटल कोर्ट्स होनी चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट्स होनी चाहिए, इसमें जो कंसर्न्स हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब पिछले दफ़ा कॉन्फ्रेंस हुई एनवायरनमेंट पे, तो बिलावल भुट्टो साहब है उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे सारे लोग, और हमें जो है वो जो फंड रेज हुआ सारी दुनिया में जो आपके लिए ग्लोबल वार्मिंग और उसके असरात जो हमारे मुल्क में हर साल सैलाब आ रहे हैं, जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्योंकि हमारे इस वक्त दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स पाकिस्तान के अंदर हैं। जब ग्लोबल वार्मिंग से वो पिघलते हैं तो यहाँ पर जो चेंजेस सैलाब की शक्ल में, बारिशों की शक्ल में आ रही हैं, वो सबसे ज़्यादा है। मज़र इकबाल साहब बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मैं डॉक्टर सईद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज़कियाकार हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर सईद इलाही साहब बताइएगा कि पंजाब हुकूमत की जानब से स्मोक के खात्मे के लिए ग्रीन लॉकडाउन ख़ास तौर पर लाहौर के कुछ मखसूस इलाकों में, शिमला पहाड़ी और उसके इर्द गिर्द इलाकों में जो है वो लगाया गया है। चिंगची, रक्शे और जो है वो बारबेक्यू की जो दुकानें हैं वो वहाँ पर 8 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगी। तो इसके ऊपर बताइएगा कि ये हम जब स्मोक का टाइम आता है उस वक्त इस तरह के इकदाम करते हैं, फिर सारा साल हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। टोक्यो और अभी तक बीजिंग, ये तमाम बड़े बड़े शहर स्मोक का शिकार रही है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ इक़दाम से उन्होंने इस मुसीबत से जान छुड़ाई है। पाकिस्तान में ये मसला तकरीबन 10-15 साल से इसने जोर पकड़ा, और लाहौर इसका एपी सेंटर यूँ बन गया
कि लाहौर के अलावा जो इंडिया से आने वाली हवा थी वो, और इर्द गिर्द के जो शहर हैं जिसमें गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, नई शहर तरक्याती ये जो इंडस्ट्रियल सिटी हैं, उनकी वजह से भी तो ऐसा हुआ कि तमाम हवा मुड़कर लाहौर की तरफ लग गई और आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 700 तक चला गया, जो कल 200 तक आया है, कम हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें, कल भी एक टीवी चैनल पे यही बात हो रही थी कि जी भट्टे जब बंद कर दिए जाते हैं या मुख्तलिफ कारोबार बंद किए जाते हैं तो उससे नुकसान होता है, लेकिन देखना यह है कि वो जो इकदाम किए जाते हैं उससे कितने करोड़ लोगों की सेहत और जान बचाई जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो इकदाम होते हैं ना दुनिया पूरी में, वो HCPs तय हुए होते हैं, उसके मुताबिक ही अमल किया जाता है। हुकूमत पंजाब भी इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, जिसमें देखें ना कि रात को तकरीबन कल अखबार में था कि 2.5-3 लाख रुपए का कोयला जलता है सिर्फ बारबेक्यू के लिए। और इस तरह ही जो चिंची हैं या 2 स्ट्रोक मोटर बाइक्स हैं या डीजल का धुआं देने वाली गाड़ियां हैं, उन पर नजर रखी जा रही है और सेफ सिटी के तहत उनको कंट्रोल किया जा रहा है। और इस तरह बहुत से ऐसे इकदाम हैं जो जरूरी हैं, जो मुस्तकिल तो नहीं होंगे लेकिन आर्जी तौर पर हालात में बेहतरी का बायस बनेंगे। मेरे यहाँ दोस्त जो रिपोर्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इसमें लोग करप्शन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि करप्शन के डर से इकदाम फिर उनका आगाज ना किया जाए। हमें अपने इकदाम का आगाज करना होगा, उसमें करप्शन होगी जो सामने आएगी और उसमें तो उसकी गिरफ्त भी होगी। देखिए बहुत से पाकिस्तान में मसाइल झेले हैं, डेंगू से लेकर सैलाब आया और बड़ी मुश्किलें आई, कोविड आया और उसमें बड़े बड़े लोगों को वजारतों से फारिग किया गया, नैब ने उन्हें गिरफ्तार भी किया। तो दुनिया भर में चाइना से लेकर अमेरिका तक जब इस तरह के हालात होते हैं तो रेगुलेटरी बॉडीज या बासर अफराद उसमें से इलीगल ग्रेटिफिकेशन हासिल करते हैं, ये बिलाखिर सामने आती हैं, स्कैंडल बनते हैं, उनको सजाएं मिलती हैं, वो बरतरफ होते हैं, जेलों में जाते हैं और कैफरे किरदार को पहुंचते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जहां हुकूमत अपना एक किरदार अदा कर रही है, हमें बतौर शहरी, पाकिस्तान के लाहौर के शहरी के तौर पर भी वो तमाम इकदाम से गुरेज करना चाहिए जो स्मोक में इजाफे का बायस बन रहे हैं। और वो हमें सबको मालूम है, हम जो गंद करते हैं हमें मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सईद रईस साहब, यहाँ पर एक मेरा सवाल ये भी है कि ठीक है ये सारे इकदाम होने चाहिए, लेकिन ये जो मखसूस इलाका है शिमला पहाड़ी का, चिंची रक्षों को अगर बंद कर देंगे, वो तो गरीब लोग हैं, ठीक है हमने करना भी है, लेकिन हमारे वसाइल के हैं, हमारी जो है वो जो लोग गरीब लोग हैं उनका जरिया मुआश, तो आप समझते हैं कि फिर वो कहाँ पे जाएंगे? हमने खात्मा भी करना है और फिर जो है वो ये दूसरी बात भी आड़े आती है कि वहाँ से अगर हम नवीद साहब आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, इसमें 2 हल है। सबसे पहला तो ये कि हुकूमत जब भी, जैसे आपने कहा ना कि बजट मुकर्रर करती है, तो इस तरह के मसाइल से उहदा बरा होने के लिए एक बजट मुख्तस किए जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो लोग चिंची के ड्राइवर हैं या और वो तमाम मजदूर या लेबर जो इस तरह के कामों में मुलव्वस है जिससे स्मोक पैदा हो रही है, उनकी कुछ माली एआनत कर देनी चाहिए। और उसके अलावा तमाम चिंची रिक्शा जो हैं इन्हें इलेक्ट्रिक इंजन पे कन्वर्ट कर देना चाहिए, जिसका खर्चा बहुत कम है, 7 से 8-10 हज़ार रुपए में पेट्रोल से इलेक्ट्रिक रिक्शे में ट्रांसफर हो जाती है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत ये कर सकती है और शायद उनके जो वहाँ पे एडवाइजर्स मौजूद हैं, अगर वो हमारी और आपकी आवाज सुन रहे होंगे तो यकीनन वो इस तरफ बढ़ेंगे और गरीब लोगों को इलेक्ट्रिक इंजन प्रोवाइड कर देंगे। और उसके अलावा ये जो कोयले से क्यों बनता है, उसके बजाय उसको चेंज कर लेंगे और वहाँ पे गैस से या इलेक्ट्रिक से तो मुख्तलिफ दीगर तरीकों से वो काम कर सकेंगे, क्योंकि कोयले का जो स्मॉग है और उसकी पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा पैदा होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। मैं यहाँ पर एक ब्रेक ले लूँ डॉक्टर सईद रईस साहब, उसके बाद दोबारा वापस आते हैं और सबसे पहले मजहर इकबाल साहब की तरफ जाएंगे, फिर आपकी तरफ भी आएंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन, मजहर इकबाल साहब से पूछते हैं, बताइएगा मजहर साहब के चिंची रक्शे आपने बंद कर दिए, आपने तो रोज़गार देना है और
जब आप हुकूमत में आते हैं तो लोगों को रोज़गार देते हैं। ठीक है, स्मोक का तो खात्मा करना है, लेकिन इनका भी कुछ सोचा है चिंची रक्षों का, क्या करेंगे? चिंची रक्षा जात जो हैं वो उनके अक्सर रोड्स पे तो वैसे ही बैन है, और दूसरा अभी तक इनके कई और भी जो इनके डिज़ाइन हैं और इनकी जो रजिस्ट्रेशन के मराहल हैं, और पोल्यूशन के लिए तो अगर ये देखें ना, सारे ही मोटरसाइकिल, आपने देखा होगा कि हमारे एक और बड़ा ट्रेंड है कि जितने मोटरसाइकिल्स हैं उनमें कच्चा वो मोबाइल भी तेल के साथ डालते हैं। आई डोंट नो, सारी दुनिया में तो इस तरह नहीं है, इसको भी सख्ती से बंद होना चाहिए। बेसिकली इनके साइलेंसर्स और इनके साथ, जिस तरह डॉक्टर सईद लाई ने कहा है कि अगर इलेक्ट्रिकल वो व्हीकल्स में कन्वर्ट हो जाए तो वो करवा दें। वो तो फिर आपने करना है ना? जी, इंशाल्लाह उस पर भी सारी सेरस वो होगी डिस्कशंस। लेकिन ऐसे तमाम मैयर्स, इस वक्त तो इमीडिएट मैयर्स की ज़रूरत है जिसमें हर तरह की जो पोल्यूशन है जो भी पैदा हो रही है, ख्वाह वो रक्षों से हो रही है, मोटरसाइकिलों से हो रही है, गाड़ियों से हो रही है, और ये चिमनियों से, ये जो है भट्टों की जो चिमनियाँ लाहौर के इर्द बहुत भट्टे हैं, उनके ऊपर भी अभी तक जो है वो मैंने देखा है कि वो जो गवर्नमेंट ने कहा था कि ऊपर करें, और इनके ऊपर वो एंटी जो है वो स्मोक को वो जो है कोयल्स लगाए, और इस तरह के जो बाकी जो हैं, बल्कि ये जो हैं जो हमारे, आप हैरान होंगे कि ये जो टायर्स हैं पुराने, इनको फ्यूल के तौर पर भट्टों में यूज़ किया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल, और ये इतना गंदा धुआं और इतना पोल्यूटेड, और ये कार्बन का इस्तेमाल, कार्बन का इस्तेमाल भी होता है। और जी, और ये जो है इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन पर तो कोई माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं है, और ये सारे गैर कानूनी काम है। लेकिन मदर साहब मेरा सवाल ये है कि चिंची रक्षे तो ठीक है, आपने ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया, उसमें बंद कर देंगे, जिस तरह बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और फिर ये खुद आप कह रहे हैं कि भट्ठे हैं, इसको भी बंद करना आपका काम है, महकमा माहौलियात जी, का। वो तो बंद कर रहे हैं और उनके चालान भी हो रहे हैं, और लेकिन बात ये है कि उसको थ्रू आउट द ईयर ये इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने लॉकडाउन के दौरान ही सिर्फ करना है, बल्कि ये तो एक मुसलसल अमल है जिसके ऊपर हुकूमत को और जो एनवायरमेंटल जो महकमे हैं, जो कि सारे माहौलियाती अदारे हैं, उनको ये तो कॉन्टीन्यूसली, आप देखें ना, कोई भी बिल्डिंग की अप्रूवल नहीं आजकल होती जब तक एनवायरनमेंट वाले उसे क्लियर ना कर दें। किसी फैक्ट्री की अप्रूवल नहीं होती, किसी मंडी की अप्रूवल नहीं होती, लेकिन बात वही है कि जब तक आप उसके सारे उस पर अमल भी करवाएं, उस पर अमल दरामद करें, और उसको जो है वो चीज़ों को देखें, क्योंकि आने वाला जो वक्त है, अब देखें ना, ये अब एक दिन का काम नहीं रह गया, अब तो ये मुसलसल कई सालों से ये तो यही मेरा सवाल है कि हम जैसे ये नवंबर का मंथ आता है या अक्टूबर का, तो हम आते हैं, आप देखें उससे पहले हम भूल जाते हैं। लंदन में किसी ज़माने में जब कोयला जलता था चिमनी उसमें आतिशदानों में, और जो है कोयले के सारे हीटिंग का उनका इंतज़ाम था, तो सड़कों पे कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। ये उस वक्त की बात है जब चर्चिल और वर्ल्ड वार 2 के बाद वहाँ पर लोगों के दांत काले हो जाते थे, चेहरों के ऊपर कालक मली जाती थी, लेकिन आहिस्ता 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 उन्होंने वो सारे मैयर्स लिए, और आज जो है वहाँ पर बिल्कुल पोल्यूशन का नाम नहीं है। इसी तरह हमारा जो फ्यूल यूज़ होता है, जिसको ये कहते हैं यूरो, आई थिंक, जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं मुख्तलिफ, और उस पर भी हुकूमत को बहुत सख्ती होनी चाहिए कि वो बिल्कुल स्मोक फ्री वाला जो है पेट्रोल और डीजल, ये बातें ये हुई है, सारी ये बातें होती हैं, और इनके ऊपर सारे मैयर्स भी और उसके कानून भी बनाए जा रहे हैं, ताकि जो है दिन ब दिन इन चीज़ों को मज़ीद अच्छा किया जा सके। गालिब साहब, इस वक्त पंजाब हुकूमत काम कर रही है, ये भट्ठे वगैरह, फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद हो रही हैं, आपकी क्या राय है? आपने सर खुद ही देखा है कि चिंची बंद करवाए जा रहे हैं, होटल बंद करवाए जा रहे हैं। ये कोई 1 किलोमीटर जो रेडियस स्क्वायर है, इसके अंदर अगर ये रिक्शे और ये होटल बंद करवाना, ये इसका हल नहीं है। क्या हाल है? पानी हमारे सर पर आ जाता है, हम दौड़ लगा देते हैं कि पानी आ गया, सैलाब आ गया। हमने अमली इकदाम क्या किए हैं? फैक्ट्रियां चल रही हैं, धुआं छोड़ रहे हैं, रिक्शे हैं। मैं आपको बताता हूँ, लाहौर के अंदर सीटीओ लाहौर हमारा आतर आई थी, उन्होंने कहा था कि जब रेत की ट्रालियां गुजरेंगी तो वो अपने आप को ढांप के ट्राली को मुकम्मल तौर पर फिर ढांपी जाती हैं। आप जाके देखें रात को 10 से जो है सुबह 4 बजे तक हालात देखें, लाहौर की सड़कों के हालात क्या होते हैं। इस तरह तो गांव की सड़कों के हालात नहीं होते। दूसरा ये मुझे ये बता दें कि इन्होंने लाहौर के अंदर दरख्त काट कर ऑरेंज लाइन हमें दे दी, हमें मेट्रो दे दी, क्या इकदाम तो सर? देखें नुकसान, फायदा देखें तो नुकसान भी तो भुगते ना। फिर अब लाहौर के अंदर बागों का शहर कहलाया करता था, एक खूबसूरत, एक मेरी बात मुकम्मल हो लेने दीजिएगा, बागों का शहर हुआ करता था। आज आपको कहीं ग्रीनरी नजर नहीं आती। इन्होंने देखे पंजाब असेंबली के अंदर स्मोक पे तो बहस हो रही है, लेकिन इन्होंने दरख्त के हवाले से क्या इकदाम? पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है, वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने, कि जो है वो ग्रीन द्वार बनाए जाएंगे। मैं डॉक्टर सईद लाई साहब की तरफ जाता हूँ। एक और खबर बड़ी जो है
डॉक्टर सईद अली साहब, पंजाब हुकूमत इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएगी, जिस तरह फूड अथॉरिटी है, इसी तरह जो एक और अथॉरिटी है, ये जो अथॉरिटी 10 रुकनी कमेटी होगी और इनके पास अख्तियारात बहुत ज़्यादा होंगे, अशिया और सामान को जब्त कर सकेंगे, गिरफ्तारी डाल सकेंगे, 7 अरब से ज़ायद का इसके ऊपर जो है वो फंड लग सकते हैं और ये 6 माह के अंदर ऑपरेशन करेंगे, इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो बता दें कि इस अथॉरिटी की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो ये वाकई जो है इससे फ़ायदा होगा, और बाकी जो डिपार्टमेंट है जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं या जो है वो जितने भी बाकी डिपार्टमेंट है, एक तरफ हुकूमत जो है वो नए डिपार्टमेंट बंद करने जा रही है वफाकी हुकूमत, दूसरी तरफ हम अथॉरिटी बना रहे हैं। मैं ये सवाल मजहर इकबाल साहब से कर लेता हूँ। जो होता है वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। हर चीज़ की जब ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब देखा जाता है कि वाकई कई चीज़ें जो हो नहीं रही। मसलन 3 चीज़ें हैं इसमें अंदर। एक तो प्राइस कंट्रोल के लिए जो है आपने देखा होगा कि मनमानी और हर तरह की जो है वो माफिया जो है वो इसमें सरगर्म अमल होता है और अपनी मर्ज़ी के रेट्स जो हैं वो सारे लगाए जाते हैं। एक तो मेरा ख्याल है इसकी जो तजावीज़ में एंट्री जो है वो उसकी प्राइसिंग कंट्रोल है। प्राइस कंट्रोल करना सबसे बड़ा मसला जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, जो कि आप देखें चीनी माफिया को ले लें, खाद माफिया को ले लें, जितने भी ये जो हैं इस तरह के जो लोग हैं जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके ये होर्डिंग करते हैं और फिर अपने मर्जी से जो रेट सीमेंट के, बिल्कुल ठीक है, सीमेंट की होर्डिंग, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये कारामद होगी और फिर इसका जो है बिल्कुल। मैं आपसे सॉरी बात करता हूँ, डॉक्टर सईद अली साहब उनकी बारी थी, लाइन पर आ चुके हैं। डॉक्टर सईद अली साहब, एक नई एनफोर्समेंट अथॉरिटी बनाई जा रही है जो कि जिसमें 10 रुकनी कमेटी होगी और इसमें जो है वो ज़ाहिर है इसमें ब्यूरोक्रेट ही होंगे और ये सूबाई सतह पर डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके अलावा जो है वो तहसील सतह पर भी काम करेगी। 7 अरब से ज़ायद का फंड्स लगेंगे। तो ये अथॉरिटी की ज़रूरत आप समझते हैं, जबकि पहले महकमे भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, जिसमें तजावज़ात है, प्राइस कंट्रोल है, इस तरह की चीज़ें। देखें, गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क में एक पुराना रिवाज है कि हम महकमे के ऊपर महकमा बनाते जाते हैं। पिछला कहते हैं आगे दौड़ पीछे चौड़, पिछला देखते नहीं है और आगे बढ़ते जाते हैं। एक महकमा बनाया, मालूम हुआ जी नाकाम हो गया, करप्शन हो गई, अब उसको ख़त्म करने के बजाय, एहतसाब करने के बजाय एक नया महकमा बना देते हैं। अब मुझे ये, जैसे मैंने अभी पढ़ा था कि कुछ अथॉरिटीज़ बन रही हैं, अथॉरिटीज़ बननी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, ताकि वो गवर्नमेंट के महकमे ना हो, किसी के मोहतात ना हो, अथॉरिटीज़ हो, उनके पास ये अख्तियार हो कि वो काम कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपको मालूम है कि अथॉरिटीज बनाई जाती हैं और पिछली हुकूमत में तो ख़ास तौर पर वहाँ पे ऐसे लोगों को लगाया गया जो ना तो अहल थे वहाँ लगने के और ना ही वो उन अथॉरिटीज़ के रूल्स के मुताबिक डिलीवर कर सके। कमीशन है, अथॉरिटीज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी। हम सर्च कमेटी बनाते हैं जी, हमने वाइस चांसलर लगाने हैं, प्रिंसिपल लगाने हैं, तो वहाँ मालूम होता है कि कमेटी में बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, लेकिन वो सिर्फ रबर स्टैंप है। जो महकमे के सेक्रेटरी ने लिख के दे दिया, उसमें रिटायर्ड वाइस चांसलर, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, रिटायर्ड जनरल साहबान वो अंगूठे लगाते जाते हैं। और मुझे समझ में नहीं आती कि जब वो रिटायर हो गए हैं तो उन्हें क्या मसला है भाई, उन्हें क्या लेना है गवर्नमेंट से कि वो गवर्नमेंट की मर्जी के मुताबिक अंगूठे लगाते जाए, रबर स्टैंप बन जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये अथॉरिटीज बननी है और इस तरह के काम करने हैं तो उसमें इंडिपेंडेंट, मुनासिब, तालीम याफ्ता, तजर्बाकार, दलेर और ईमानदार लोगों का तैनाती की जाए, ना कि उनकी की जाए जो कमर की मालिश करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, थोड़ी सी करेक्शन भी है कि ये जो है वो कमेटी, जो अथॉरिटी होगी, ये 18 रुकनी होगी जिसमें 10 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होंगे और सिर्फ पंजाब असम्बली के जो अरकान की बात करें वो 4 होंगे। तो ये तो सारे ब्यूरोक्रेट्स इसमें हम शामिल कर रहे हैं। सर ये आप देखें कि ये जितने भी रिटायर्ड लोग हैं ना, ये मरे हुए 80-1.25 लाख के हैं। अब आप देखते ये हैं कि कौन सा रिटायर हो रहा है सेक्रेटरी, उसको कहाँ लगाना है, और जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उनको कहाँ लगाना है। वो भाई जब रिटायर हो गए हैं तो घर भेजें, नए लोगों को मौका दें। कभी कोई रिटायर्ड होता है उसको कहीं लगा देते हैं, किसी को कहीं लगा देते हैं, और रिटायर्ड सेक्रेटरी साहबान जो है वो अगर रिटायर हो गए कभी वो कहीं लग जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए और जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उन्हें कोई ऐसे काम पे लगाएं जो प्रो बोनो यानी ऑनरी काम हो, और वो किसी यानी सोसाइटी का, मुल्क का कोई किसी हिस्से की खिदमत कर सके। बिल्कुल उनको रिटायर होने के बाद भी गाड़ियां, दफ्तर, अयाशियां और ये सारा कुछ मुहैया करना है तो वो बेसूद है।
और मैं आपके प्रोग्राम से एक बात पहले भी कहा थी, मैंने आपके प्रोग्राम में दोबारा कह रहा हूं कि यार हम अनफॉर्चुनेटली एक गरीब मुल्क हैं, लेकिन हमारे सरकारी अफसरों के दफातर जो हैं वो महल्लात हैं। देखिए, अगर एक कमरा हो, एसी हो, मुनासिब अगर फर्नीचर हो तो ये काफी है, लेकिन यहाँ तो हर दफ्तर को आपने 5 स्टार बना दिया है। अंदर जाएं तो समझ नहीं आती गरीब आदमी को कि अंदर कहाँ जाना है, बाहर कैसे निकलना है, और शीशे कहाँ लगे हुए हैं, कहाँ टकराना है, कहाँ से वापस आना है। तो मेरी ये राय है कि हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल। और ये जो बेदरेक पैसा खर्च कर रहे हैं ना, थानों पे, अस्पतालों की बिल्डिंगें ठीक हो रही हैं, अंदर कुछ नहीं हो रहा, मरीज मर रहे हैं, बिल्डिंग पे अरबों रुपया लग रहा है। वो हमारे दोस्त मोहसिन नकवी साहब शुरू कर गए थे 2 साल पहले, आज तक ब्यूटिफिकेशन मुकम्मल नहीं हुई। और उसके अलावा थाने देखें, बेहतरीन बन गए हैं, एसी लगे हुए हैं, लेकिन अंदर उसके वही करप्शन है, वही टॉर्चर है, वही तरीक़ाकार है। तो इसको हमें कहीं रोकना होगा। और मैं समझता हूं कि सीएम साहबा के इल्म में अगर ये बातें आ जाएं तो वो बिल्कुल इस वक्त इस मूड में है कि उन्होंने सूबे की हालत दुरुस्त करनी है और महकमों को ठीक करना है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बातें उनके इल्म में आ जाएं आपके प्रोग्राम के जरिए, या यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं, हमारे एमपीए साहब बैठे हैं, हमारे रिपोर्टर साहब बैठे हैं, तो ये बातें अगर उनके इल्म में आ जाएंगी तो यकीनन बेहतरी होगी। मैं इस पे जो है वो एमपीए मजहर कमाल साहब नून लीग के जो है रहनुमा वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछ लेता हूँ। आपने सुन लिया मजहर साहब कि बना रहे हैं आप, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कहा है सईद लाई साहब ने कि मकसद ये है कि जितनी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ की जब ज़रूरत हो बनाएं, लेकिन मकसद ये है कि उनको आपको भी शामिल फादियत भी, जो आप इलेक्शन जीत के आए हैं, अवामी नुमाइंदे तो आप हैं। जी, अवामी नुमाइंदे भी उसमें उन्होंने शामिल किए। अभी ये बिल इब्तदाई मराहिल में तब्दील हो सकते हैं। जी, अभी ये इब्तदाई मराहिल में है, अभी स्टैंडिंग कमेटीज़ के सपुर्द होना है, फिर वहाँ पर इनपुट जो है अपोजिशन की भी और गवर्नमेंट की भी, ये सारी अभी इसमें शामिल होनी है। और फिर एट पब्लिक लार्ज को भी ये जो है वो दिया जाएगा, प्रेस में भी। और क्योंकि ये एक नई अथॉरिटी का क़याम का मामला है और उस पर जो है बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन के भी, वो समझते हैं कि कोई ऐसी फोर्स ना बन जाए ये भी विक्टिमाइजेशन के लिए यूज हो। लेकिन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स शामिल कर लिए जाते हैं हर हुकूमत में। मैं आपकी हुकूमत की बात नहीं करता, पावरफुल लोग हैं, पावरफुल लोग हैं। इस अथॉरिटी में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वैसे अमूमन, लेकिन वो आजकल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में चले जाते हैं, सर्च कमेटियों में चले जाते हैं, और इस तरह के ऑनरेरी चीज़ों में उन्हें अकोमोडेट किया जाता है। आप उनको जो है वो सैलरीड जॉब्स नहीं देते। इस जो मैं बिल पढ़ रहा था, इसमें भी किसी किस्म का ये नहीं है कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को हम राहत देंगे और या उनको कोई वहाँ पर जो है वो उनके चेयरमैन लगा देंगे, नहीं। ये सारे हाजिर सर्विस लोग होंगे जो कि अच्छी बात है, उसमें आएंगे। बिल्कुल जी, अच्छी बात है। मजहर कमाल साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। और बिलाल मिर्ज़ा साहब हमारे नुमाइंदा लाहौर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी अपना इसके ऊपर तजिया दिया कि अथॉरिटी कितनी ज़रूरत है। और उसके साथ सईद लाई साहब उन्होंने यकीनन तजियाकार हैं और जिस तरह का वो तजिया देते हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि रिटायर्ड लोग शामिल कर ले जाते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो हम क्यों बनाते हैं, और फिर महकमे पर महकमा बनाया जाता है। तो नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से पहले मैं आपको बता दूं कि बात करेंगे सर गंगाराम अस्पताल के हवाले से। YDA की नई क़यादत आ चुकी है, इलेक्शन हुआ और एक YDA में एक जमहूरी अमल का हमने एक जमहूरी अमल देखा और नई क़यादत आ चुकी है। उसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, क्या वाकई वो यंग डॉक्टर्स के लिए कुछ करेंगे? तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन, एक अच्छी बात यह है कि सर गंगाराम अस्पताल के अंदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के इलेक्शन का इनकाद हुआ, और इनकाद के बाद जो उम्मीदवार जीते हैं आज वो मेरे गेस्ट होंगे। और उसके साथ यहाँ पर ये भी बता दूँ कि YDA के अंदर इलेक्शन होना और फिर वहाँ पर जो है वो शिकस्त को तस्लीम करना, ये भी बहुत अच्छी बात है। और ख़ास तौर पर एक भरपूर तरीके से एक बड़ा इलेक्शन हुआ YDA का सर गंगाराम अस्पताल में, और जो जीते हैं अब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, जो हारे हैं ज़ाहिर उन्होंने शिकस्त को तस्लीम किया, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि YDA के अंदर अगर इस तरह इलेक्शन हो और इलेक्शन जीतने के बाद अगर नए लोग आते हैं, नई क़यादत आती है, तो यकीनी तौर पर वो कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। आज मैंने जो है वो यहाँ पर वो पैनल मौजूद है जिन्होंने सर गंगाराम अस्पताल से इलेक्शन जीता। सबसे पहले मैं तारफ़ करवा दूँ, सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन सर गंगाराम अस्पताल, नए मुंतखब होने वाले सदर डॉक्टर उस्मान गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब वेलकम आपको प्रोग्राम में। और उसके साथ एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लेडी डॉक्टर का बॉडी के अंदर आना,
ये पहली मरतबा सर गंगाराम अस्पताल के अंदर हुआ है। और डॉक्टर उशना नयाब जो है वो लेडी डॉक्टर हैं और जनरल सेक्रेटरी के अहदे पर मुंतखब हुई हैं। वेलकम मैडम आपको, और आपकी भी जिम्मेदारी यकीनन जो है बढ़ चुकी है। और उसके साथ चेयरमैन जो नए मुंतखब हुए हैं हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असलान मिर्ज़ा साहब। वेलकम डॉक्टर साहब आपको भी। और इलेक्शन तो आप जीत गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि डॉक्टर अली रज़ा साहब का यहाँ पर जिक्र करूँगा कि उन्होंने शिकस्त को तस्लीम किया है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। वरना जब इलेक्शन होते हैं तो ग्रुप बन जाते हैं, फिर वो दुश्मनियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन शिकस्त को तस्लीम करना और जो बॉडी जीती है उसको कहना कि आएँ आप अब काम करें। लेकिन मैं सबसे पहले सदर साहब से बात करूँगा, सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन सर गंगाराम अस्पताल। डॉक्टर उस्मान साहब, आपके लिए तो अब एक बड़ी जिम्मेदारी है, इलेक्शन जीत गए हैं, आपके जो अपोजिट ग्रुप था उन्होंने तस्लीम भी कर लिया, आपको मौका दे दिया, अब असल जिम्मेदारी तो आपका काम शुरू हुआ है। बताएं अब कम्युनिटी के जो मसाइल हैं कैसे काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। सबसे पहले तो मैं मियां नवीद भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे और मेरी टीम को यहाँ मदऊ किया। और आपका हमेशा से यही रहा है कि आपने जो हकीकी नुमाइंदे होते हैं किसी भी तंजीम के, किसी भी एसोसिएशन के, उनको आपने हमेशा अप्रिशिएट किया, वेलकम किए। तो दूसरा मैं आपको बताता जाऊँ कि सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी है, मुझे ये कर्ज दी थी कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए स्टैंड कर सकूं और लोगों को उनको वोट का हक़ दे सकूं। तो मेरे दो ही मकसद थे, दो ही विजन थे। एक पहला विजन ये था कि जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन है उससे मैं हकीकी मानों में डॉक्टरों की जमात बनाऊँ, और वो एक ही तरीके से आ सकती थी कि मेरिट हो, यूनिटी हो और कोऑर्डिनेशन हो। और मेरिट कैसे आ सकता था कि जब खुद लोगों को वोट का हक़ दिया जाए और ख़ुद लोग अपना नुमाइंदा इलेक्ट करें और वो उनकी हकीकी मायनों में नुमाइंदगी कर सके, ऑनेस्टी के साथ, ब्रेवरी के साथ, दिलेरी के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक माइलस्टोन मैंने अचीव कर लिया है। पंजाब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इलेक्शन था ये, ज़बरदस्त। गंगाराम की हिस्ट्री का पहला ये कोई किसी को इतराज़ नहीं है, किसी को कोई इतराज़ नहीं है, मेरिट पर शफाफ इलेक्शन हुआ है। और ये गंगाराम की हिस्ट्री का पहला फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन था जिसमें दोनों कैंडिडेट ने, दोनों पैनल ने भरपूर कैंपेन भी की और भरपूर सब अपने जो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह तरीके से आप चले हैं। और इस बात का मैं क्रेडिट सर अपने मीडिया के भाइयों को भी दूंगा। और अपने जो सेंट्रल कैबिनेट है वो बिल्कुल उन्होंने कोई बाइस रोल नहीं प्ले किया, उन्होंने बिल्कुल फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए और सबको उनके जो वोट की इमानत उनको हवाले की जा रही थी उन्होंने भरपूर उसका हक अदा किया उन्होंने। तो मैं अपने सेंट्रल कैबिनेट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पंजाब की हिस्ट्री एक बनाई है कि पहली दफ़ा फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट। आप सर गंगाराम अस्पताल के इस वक्त सदर हैं और आपने सबको साथ लेकर चलना है। इंशाल्लाह। क्या ये मुमकिन होगा या सिर्फ अपने जो ग्रुप है उसको साथ लेकर चलेंगे? सर जब मेरा अनाउंसमेंट हुई थी विक्ट्री की तो मैंने सबसे पहले जो गले लगाया था वो मैंने अपने भाई डॉक्टर अली रज़ा को लगाया था। मेरे भाई हैं और डॉक्टर हैं और मेरा मकसद भी यही है। और शुरू से मैं 6-7 साल से जब मैं हाउस जॉब करने के बाद निकला हूँ प्रैक्टिकल फील्ड में, तो मैं एज अ वर्कर सिर्फ यही मेरा मकसद था कि यूनिटी और कोऑर्डिनेशन रहे। ज़बरदस्त। तो सबसे पहले मैंने गले अपनी अली रज़ा भाई को लगाया, तो मेरे भाई हैं और इंशाल्लाह ताला हम दोनों मिल के अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने पेशेंट वेलफेयर के लिए, अपने हॉस्पिटल के लिए काम करेंगे। ज़बरदस्त जी। मैं यहाँ पर बात करूँगा डॉक्टर उशना नयाब। वो वाकई नयाब इसलिए हैं कि लेडी डॉक्टर हैं और इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं सर गंगाराम अस्पताल की जो बॉडी। पहली दफ़ा आप जो है वो अपनी जितनी भी ख़वातीन डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर्स, उनके लिए तो आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा। कैसा लगा, कैसे YDA में आने को दिल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग हियर। बेसिकली जो फीमेल्स हैं हमारी 70% जो हमारी कम्युनिटी है, डॉक्टर कम्युनिटी, वो फीमेल्स हैं। और FJ जो है फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी और गंगाराम हॉस्पिटल जो है उसमें जो प्रोफेसर से लेके हाउस सर्जन्स और जूनियर और सीनियर ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो लेडी डॉक्टर्स हैं। तो बेसिकली मेरा स्टांस भी यही था कि फ़ीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। YDA बेसिकली इज़ नॉट अबाउट मेल्स, ये एक हमारी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है जिसमें जो है रिप्रेजेंटेटिव से मेल्स हैं, मतलब डे 1 से मेल्स चलते आ रहे हैं। तो दिस वाज माय स्टांस। हालांकि अक्सरियत वहाँ पर जो है वो लेडी डॉक्टर्स की, फीमेल डॉक्टर्स की है। तो दिस वाज माय स्टांस और मेरा यही था कि कोई फीमेल आए और उसको रिप्रेजेंट करे। लाइक इफ़ यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स और आपकी डिफरेंट, आपकी जो डेली रूटीन के बहुत सारे इश्यूज होते हैं फीमेल्स के, उनको डिस्कस करने के लिए दे शुड बी अ फीमेल रिप्रेजेंटेटिव जिसके साथ आप इतने कंफर्टेबल हों कि आप अपने जो डेली के आपके इश्यूज़ हैं या और भी आपके जो मसले मसाइल हैं आप उनको डिस्कस कर सकें और इजीली कोऑर्डिनेट कर सकें और उनको सॉर्ट आउट कर सकें। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आए हैं और इलेक्शन से आए हैं, इलेक्ट होके आए हैं, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हुए हैं
और ये एक बहुत अच्छी कैसा बात लगा है। एक इलेक्शन का इनकाद हुआ उस दिन, जिस दिन इलेक्शन था, एक पूरा एक It मेला, was, to be मेले honest, का समा था, और आप मैंने वैसे मेरा एक चक्कर लगा था, मैंने इश्तिहार देखा आपका ना, जी जी और मुझे नहीं पता कौन कौन सा ग्रुप है, और क्योंकि आपकी अपनी सियासत है तो हम मीडिया जो बिल्कुल, जीतेगा बिल्कुल। उसका अनाउंस आप करेंगे तो हम खबर चला देंगे। लेकिन वो जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये एक लेडी डॉक्टर का आना बॉडी में, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि पहले मैंने कभी इस तरह किसी अस्पताल के अंदर नहीं देखा इस तरह। पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि एक लेडी जनरल सेक्रेटरी, मगर जनरल सेक्रेटरी सीट पे एक जो है ना वो लेडी डॉक्टर आई हैं। मोटिवेशन बताएं आप। सर मोटिवेशन ये था कि जो हमारी फीमेल्स हैं ना उनको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मुझे लगता है वो मेल्स के साथ उतना फ्रीली डिस्कस नहीं करती, ठीक है। एंड आई हैव बीन द वन जो कि अपने जूनियर्स और इवन सीनियर्स के साथ भी आपकी कम्युनिकेशन और एक आपका कंफर्ट लेवल होता है, तो मुझे लगा कि मुझे आगे आना चाहिए। और कुछ आप में लीडरशिप या एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ डे वन से होती हैं, वो फिर जब आप एक स्टांस लेते हैं तो वो फिर तो आप निकल में के वो बाहर हैं? आती हैं। हाँ मुझे ये तो लगता फिर था। मुझे ये बताएं कि आगे पंजाब की बॉडी में भी जाने का कोई इरादा है? सर ये तो फिर फ्यूचर एक आपके Future शॉर्ट है। टर्म गोल्स होते हैं, एक लॉन्ग लेकिन टर्म आपने गोल्स काफी होते हैं। डॉक्टर उस्मान गुजर को जितवाने के लिए आपने जी, काफी बिल्कुल, किरदार अदा because- किया। मैंने सुना है कि वहाँ पे जो लेडी डॉक्टर्स आपकी काफी मानती हैं। जी जी सर, क्योंकि मैं एफजे की ग्रेजुएट हूँ और वहीं पे मेरी अब ट्रेनिंग है, तो आपका एक फेस होता है, बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग विद दोज पीपल फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स, तो आपकी एक अच्छी डॉक्टर अली कोऑर्डिनेशन। रजा को तो बहुत गुस्सा होगा आप पर। नहीं गुस्सा तो नहीं है, वो भी obviously, आपके colleague हैं, लेकिन हाँ, एक colleague जमहूरियत हैं, उन्होंने लेकिन तस्लीम किया इस हार कष्ट जीत को, तो एक अच्छी it's बात है, part लेकिन of वो game। गुस्सा तो होगा उनको। सेम वार्ड के हैं, सर सेम वार्ड के हैं, हमारे यूनिट के हैं। ही इज आप beloved to me। किस में आपकी है स्पेशलाइजेशन? सर मेरी जनरल सर्जरी है। जनरल सर्जरी। जी जी, जनरल और वो मेरे कंसल्टेंट हैं। जनरल सर्जन तो फीमेल पहले ही बहुत कम जी है, जी तो ये तो जबरदस्त अच्छी हाँ जी, स्पेशलाइजेशन है बिल्कुल, आपकी। चेयरमैन साहब की तरफ आते हैं, और चेयरमैन साहब डॉक्टर सलान मिर्ज़ा साहब, आप चेयरमैन हैं और बॉडी को लेकर चलना होता है, तो इलेक्शन जीत लिया, आप बताएं अब क्या करना है? कुछ डॉक्टर्स के मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस तरह बेरोज़गारी है, लंबी लाइनें लग जाती हैं, तो उनके लिए क्या करना है? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। डेफिनेटली मतलब हम अभी इलेक्शन जीते हैं, हमने हमारा एक मैनिफेस्टो था पूरा, हमारा एक एजेंडा था जिसको लेकर हम चल रहे थे, जिसकी वजह से जिसको लेकर जिसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने, बल्कि हमारी डॉक्टर कम्युनिटी हमें वोट दिए हैं। उसमें हमारा ये था कि सर फहरिस्त हमने ये रखा हुआ था कि हम जो यहाँ से हमारी हाउस ऑफिसर्स मोस्टली निकलती हैं, हाउस अप करके निकलती हैं, उनके लिए हम जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ को गंगाराम में बढ़ाएंगे। हम हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करेंगे बिल्कुल। थ्रू प्रॉपर चैनल कि यहाँ पे WMOs और MOs की सीट्स क्रिएट की जाएं, एक आपके लिए मैंने एक आपके लिए, ये तो सारे आपके मिसाइल है ना, ये तो क्रिएट करवाएंगे भी, आप कोशिश भी करते रहेंगे 2 साल के लिए। एक सवाल है मेरा आपके लिए कि डॉक्टर सलान साहब ये बताएं कि जिस ग्रुप को आपने हराया है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप था सर गंगाराम अस्पताल का, और यकीनी तौर पर मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे ये यकीन नहीं था कि आप जीत जाएंगे, लेकिन मुझे आप बताएं कि आप गंगाराम में कितनी देर से और कैसे ये सारा किया? एक ऐसे ग्रुप को हराना जो पुराना वहाँ पर बैठा हुआ था, और उनके जो है वो एक इशारे से सारा कुछ होता है। जी नवीद भाई, मेरा भी जो मेरी स्पेशलिटी है वो है यूरोलॉजी, FCPS यूरोलॉजी कर रहा हूँ। मेरा 5वां साल शुरू होने वाला उधर। मुझे ऑलमोस्ट FCPS कर रहे हैं आप? FCPS कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं मुझे। जब ये मैं नया आया था, मुझे 3-4 महीने हुए आए हुए थे, तो एक पिछला नाम नहाद इलेक्शन था, इनको ब्राय नाम एक इलेक्शन था, उसमें मैंने उसमें पार्ट इलेक्शन अदा लड़े किया। थे आप? वो मैं जो हमारे पुराने सदर थे डॉक्टर आजम सईद साहब, उनके मद्दे मुकाबल था मैं तब वो इलेक्शन लड़ा था, और मैं तब मुझे 58 वोट मिले थे उनके मुकाबले में। उन्होंने 257 वोट लिए, 297 वोट लिए थे ऑलमोस्ट। उस वक्त तो बड़े कम वोट थे फिर आपके। एट द टाइम आई वाज अलोन, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था, और तब से मैं ये ख्वाब पाल के बैठा हुआ था कि मैंने इनके अगेंस्ट मैंने अपना जो नैरेटिव है, मैंने अपना मोटो चेंज नहीं करना, मैंने अगला इलेक्शन भी लड़ना है और अपने भाइयों को, अपनी बहनों को साथ में जमहूरी अमला होना चाहिए, जमहूरी ऐसी बात नहीं। इलेक्शन हर किसी का आजम डॉक्टर आजम सईद साहब भी भाई हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन आप जीत गए। कितने लीड से इस दफा जीते आपका सदर? 44 वोट, 44 टफ मुकाबला हुआ है। बड़ा टफ, बड़ा अगर आप कहेंगे जी आसानी से आप जीत गए, लेकिन ये आसानी से आप नहीं जीते। 44 वोट्स का कोई फर्क नहीं है। 387 मेरे वोट थे, 343 उनके डॉक्टर अली रजा के। मतलब मैं शुरू से ही इस चीज़ को ज़हन में रख के चल रहा था कि मैंने अपनी एक कैबिनेट बनानी है और एक जमहूरी अमल से ही आगे आऊँगा। मैंने फिर मैं अपने भाइयों को मेरे साथ मिले हैं सारे, डॉक्टर उस्मान गुजर हैं, डॉक्टर उष्णा है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ बड़ा कोऑर्डिनेट किया और हमें बड़ा सपोर्ट किया, हमारे नैरेटिव को सपोर्ट किया। बेसिकली हमें सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने हमारे नैरेटिव को सपोर्ट किया। तो इंशाल्लाह आगे भी इस चीज़ को लेके चलेंगे
और पूरा हम साथ देंगे। नैरेटिव क्या था आपका, हमें भी बता दें। हमारा नैरेटिव ये था कि हमने अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवानी है। हमने बहुत सारे जो डिप्लोमाज हैं MCPS है हमारा सर फहरिस्त था कि हमने गंगाराम में ऐसा जो उसकी ट्रेनिंग नहीं होती, हमने उसको लेके आना था। हमारे ट्रेनिंग के लिहाज से बड़े मसले मसाइल होते हैं, रोज़मर्रा के बड़े मसले मसाइल होते हैं, हमने उनको लेके आगे आना था। सबसे बड़ी हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो हमारे पास हमारे VC वाइस चांसलर गोंदल साहब हैं। वो हमारी बात मतलब उनको एक दफ़ा कोई बात कर दें, वो तो आपके लिए बड़ा कुछ करते हैं। एक दफ़ा वैसे बात भी कर जनरल दें, सर्जन वो हैं, जनरल सर्जरी ये कर रही हैं। हमने मतलब वो ऐसे है कि उनको एक दफ़ा बात कर आपकी स्पेशलाइजेशन मुकम्मल हो चुकी है, अभी हो रही है? नहीं, कंप्लीट होनी है अभी मेरा, अभी होनी। जी जी जी, मैं वापस आता हूँ। मैं उनका ये है कि एक दफ़ा उनको बात कर दी है ना कि सर ये हमारा मसला है, वो दिन रात सर दर्द लेके वो कोशिश करे, बड़े मतलब जिस तरह कि अपने बाप की तरह के वो ये। बिल्कुल। मैं डॉक्टर उशना की तरफ जाता हूँ। आपके लिए खास तौर पर मेरा सवाल है ख़वातीन डॉक्टर्स के लिए, लेडी डॉक्टर्स के लिए जो MBBS करने के बाद फील्ड में नहीं आती, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो है वो एक उन्होंने मुख्तस किया है कि परसेंटेज, और जब हम MD कैट का इनकाद करते हैं या जो एक मेरिट लिस्ट बनती है तो जो लेडीज़ हैं ख़वातीन है वो यकीनन उनका मेरिट ऊपर होता है, तो लेकिन वो फील्ड में नहीं आती। उनके लिए आपका क्या उनको क्या तजवीज़ करेंगे? बहुत से लोग मेरा ये है कि फीमेल्स, देखिए फीमेल्स जो होती है ना, मेल्स की प्रायोरिटी होती है कैरियर परसू करना, उसकी प्रायोरिटी है, उसने निकलना है, उसने कमाना है, उसने सीखना है, उसको करना है, मतलब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो फीमेल्स है ना, उनकी ये सेकेंडरी प्रायोरिटी हो जाती है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो फिर फैमिली हो जाती है। लाइक इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड, तो फिर आपकी शादी, बच्चे और बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं, वो फिर वो वाली फीमेल्स आगे आती हैं या कैरियर परसू करती हैं जिनकी फैमिली सपोर्टिव हो, और स्पाउस आपका सपोर्टिव है, फैमिली इन लॉज या आपकी दूसरी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। और लेकिन आप भी फील्ड में आई हैं, तो क्या उनमें इतनी कर्ज नहीं होती कि वो? उनमें भी कर्ज होती है, लेकिन कुछ हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, जैसे अब हमारी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसीज़ हैं, उस पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी, उसके बहुत ज़्यादा प्रोज हैं, कॉन्स हैं, बहुत सारे मसले हैं उसमें। कुछ फीमेल्स अब देखें ना, पेरीफ्री में जाके कुछ फीमेल्स नहीं काम कर सकती, BHU पे, THU पे। अब वो आपका मेरिट सिस्टम इस तरह का है, इफ़ यू आर गोइंग टू परसू फॉर गायनी और डर्माटोलॉजी, वो टॉप एक मेरिट आपकी स्पेशलाइजेशन है, तो उसको अगर आपने परसू करना है तो उसके लिए आपको पेरीफ्री करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके मार्क्स हैं सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में। तो ये कुछ हर्डल्स हैं जो कुछ फीमेल्स जिनकी फैमिली सपोर्टिव होती है, और इफ़ दे आर सिंगल, और इफ़ दे आर लाहौर, स्पेशली लोगों को होता है कि हम लाहौर में ट्रेनिंग करें, क्योंकि यहाँ टर्शरी केयर जो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो कंटिन्यू करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। उनके लिए फिर वो अक्सर फीमेल्स कोशिश भी करती हैं, मतलब अपनी फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, अपने इन लॉज बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे आती हैं। लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि आए, लेकिन नहीं आ सकती। फीमेल की ख्वाहिश होती है कि हम आगे, लेकिन बस अपॉर्चुनिटीज डॉक्टर एसोसिएशन सर गंगाराम अस्पताल डॉक्टर उस्मान गुज्जर साहब क्या कहेंगे? सर मैं इधर एक पॉइंट ऐड कर दूं, और मैं आपके प्रोग्राम के वसीले से ये अरबाब इख्तियार जो हमारी गवर्नमेंट है उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उन्हें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे हम फीमेल डॉक्टर्स को फैसिलिटेट कर सकें, कि जो CIP में उन्हें फैसिलिटेट कर सकें, या एक जो फीमेल लाहौर बैठी है वो कैसे जाके DG खां में या पेरीफ्री में जॉब कर सकती है। तो एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जो उनके घर के करीब उनको जॉब मिल जाए, या वो जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकली हैं वहाँ पे उनका कोटा ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए। दूसरा जैसे हमारे नैरेटिव में शामिल था, जो मैनिफेस्टो अपना बनाया था, लगाया भी हुआ है, बिल्कुल ठीक, कि गंगाराम हॉस्पिटल में डे केयर सेंटर है वो सिर्फ 6 घंटे चलता है। अब डे केयर सेंटर में मोस्टली फीमेल्स हैं, तो इसके ऊपर करें ना मीटिंग्स आप इंतजामी के साथ, आप कि वो 24/7 हो, कि जो नाइट शिफ्ट पे भी फीमेल्स आए, क्योंकि उन्हें तो पेशेंट चेक करनी है, ड्यूटीज़ करनी है, बिल्कुल, तो उनके बच्चे हैं वो डे केयर सेंटर में एडजस्ट हो सके और उधर उनकी लुक आफ्टर की जाए। डॉक्टर उशना आप क्या कहेंगे इख्तिताम पर? मैं इख्तिताम पे यही कहना चाहूँगी कि YDA जो है ये एक यंग डॉक्टर एसोसिएशन है, और ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसका कतई मतलब नहीं है कि हम कोई स्टेक होल्डर बन गए और हमने उनका कोई पर्सनल बेनिफिट या उनको एक नेगेटिव वे में यूज़ करना है। जस्ट एक प्रेशर बिल्ड करना होता है, और अपनी बात हमने ऊपर, वो बात आपकी वैसे मानी जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर असलान मिर्जा साहब इख्तिताम पर बहुत शुक्रिया चेयरमैन YDA सर गंगाराम अस्पताल डॉक्टर असलान मिर्जा साहब, और उसके साथ जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर उशना नयाब, जनरल सेक्रेटरी YDA सर गंगाराम अस्पताल, और सदर सर गंगाराम अस्पताल डॉक्टर
उस्मान गुजर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो है वो आज हमने तफसीलन यहाँ पर बात की, ख़ास तौर पर जो है वो एक जो अथार्टी बनाई जा रही है पंजाब हुकूमत का, इन्फोर्समेंट अथार्टी बनाने का जो फ़ैसला किया गया, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। उसके साथ साथ जो है वो ग्रीन लॉकडाउन के ऊपर भी बात की, तो इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या कोई जो है वो इस वक्त जो स्मोक का सिलसिला जारी है इसकी वजह से ये जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है इसकी वजह से कोई कमी आ सकती है, तो इसके ऊपर नाज़रीन ने बात की। तो नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह पीर के रोज़ दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।